जब हमें एक ही कितार के अंदर डेटा चाहिए हो, सिर्फ रो में या सिर्फ कॉलम वाइज, तो हम उसके लिए फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें कॉलम और रो दोनों में डेटा चाहिए हो तो उसके लिए हम ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं, जब हमें मल्टीपल रो में और मल्टीपल कॉलम्स में डेटा चाहिए हो। इसकी एक मिसाल तो हमारी इमेज गैलरी है। हम गूगल पे जब इमेजेस सर्च करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह ज़ाहिर होती हैं, तो ये भी ग्रिड ही है। अगर जिनमें से एक तस्वीर बड़ी है, एक छोटी है, एक वर्टिकल में बड़ी है, एक हॉरिजॉन्टल में बड़ी है, लेकिन यह है ग्रिड ही सिस्टम। हम इसको अगर ग्रिड में तकसीम करें तो ये क्या बनेगा, 4x3 का ग्रिड बनेगा। 4 का मतलब 4 रोज़ हैं इसमें, 1 2 3 4, और 3 का मतलब 3 कॉलम हैं। ठीक है, 4 रोज़ और 3 कॉलम। इसी तरीके से हम आमतौर पर जो वेबसाइटें होती हैं वो इसी तरह बनती हैं। उनमें एक ऊपर हेडर होता है, एक तरफ साइड बार होती है, और एक जिसमें मेन्यूज़ होते हैं जिन पर क्लिक करके हम मुख्तलिफ़ ऑप्शंस में जाते हैं। वो ऑप्शन हमारे पास इस कंटेंट एरिया में शो होते हैं। नीचे एक फुटर होता है जहाँ पे कॉपीराइट वगैरह लिंक्स दिए हुए होते हैं। तो ये क्या है, ये भी ग्रिड है। ये 3x2 का ग्रिड है, सही है। इसमें 3 रोज़ हैं और इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। ग्रिड को डिफ़ाइन करने के लिए हम पेरेंट एलिमेंट में डिस्प्ले ग्रिड की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू हम ग्रिड देते हैं, और उसके बाद ग्रिड को डिफ़ाइन करने के लिए ग्रिड की रोज़ और ग्रिड के कॉलम कितने होंगे और उनके साइज़ क्या होंगे, इसके लिए हम ग्रिड टेम्पलेट रोज़ और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ एक कंटेनर ले लेते हैं, उसके स्टाइलिंग के लिए हम इसको डिस्प्ले ग्रिड दे देते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम चाहिए। हमें 3 रोज़ चाहिए और उसके अंदर 2 कॉलम्स चाहिए। हर रो के अंदर 2 कॉलम्स होंगे। तो हम रोज़ को पहले डिफ़ाइन करेंगे। ग्रिड की रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए ग्रिड टेम्पलेट रोज़ की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। इसमें हम बताएंगे कि हमारे पास कितनी रोज़ होंगी और उनके साइज़ क्या क्या होंगे। तो हमने कहा कि पहली रो जो है 100 पिक्सल उसकी हाइट होगी, अगली रो है उसकी 100 पिक्सल हाइट होगी, तीसरी रो है उसकी हाइट भी 100 पिक्सल होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। इसके ज़रिए हम कॉलम्स की विड्थ डिफ़ाइन करेंगे। तो हमारे पास हर रो के अंदर जो पहला कॉलम होगा उसकी चौड़ाई 100 पिक्सल होगी, उसके बाद उसमें दूसरा कॉलम होगा और उसकी चौड़ाई भी 100 पिक्सल होगी। रोज़ के अंदर हम उस रो की पूरी हाइट डिफ़ाइन करते हैं। फिर वो जो रो होती है वो हमारे कई कॉलम में डिवाइड होती है। लिहाजा जब हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में आते हैं तो हम एक एक कॉलम की विड्थ और चौड़ाई बयान करते हैं। इसको सेव किया, ब्राउज़र में गए, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया, इसको हमने डॉक टू राइट कर लिया, और उसके बाद हम बॉडी में ग्रिड के अंदर मौजूद है। यहाँ पे देखें एक ग्रिड का निशान आ रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रिड का ओवरले नज़र आएगा। ग्रिड के कुछ हिदायत वाले निशानात नज़र आएंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ग्रिड की गाइडलाइन शो हो रही है। हमने 3 रोज़ बनाई हैं, हर रो के अंदर 2 कॉलम्स हैं। यहाँ से लेआउट में गए, यहाँ पे कॉलम और रो के साइज़ शो हो रहे हैं। हम इससे चेक हटा के इसको छुपा भी सकते हैं हम। इसके अलावा हमारे पास लाइन नंबर शो हो रहे हैं। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। तो इस पर हमारे पास लाइन नंबर शो हो रहे हैं। फ़िलहाल हम इन लाइन नंबर को भी हाइड कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास रियल सिनेरियो में तो हेडर, मैन और फुटर होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ते, बल्कि सिंपल सा डिव लेके ग्रिड को समझने की कोशिश करते हैं। हम कुछ बॉक्स ले लेते हैं, हर एक के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, A B C और D। इसको कुछ हम स्टाइल डिफ़ाइन करते हैं। पहले तो हम कंटेनर के अंदर आते हैं और इसको बॉर्डर दे देते हैं 3 पिक्सल, सॉलिड, लाइट ग्रे,
बॉक्स का स्टाइल, इसको हम विड्थ देते हैं 5 रैम की। रैम का यूनिट आपको याद होगा कि जो रूट एलिमेंट है HTML उसके फ़ॉन्ट साइज़ से ये इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो 5 रैम का मतलब हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 16, क्योंकि HTML का फ़ॉन्ट साइज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है 16 होता है। 16 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 80। तो 5 रैम का मतलब है ये विड्थ 80 पिक्सल है। हम इसको हाइट भी दे देते हैं 5 रैम। हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं गोल्ड, ठीक है। इसको कंट्रोल एस किया और उसके बाद हम यहाँ जाके देखते हैं तो ग्रिड हमारा ओवरले नहीं आ रहा है। इसमें हमने ग्रिड क्लिक करके ग्रिड को जाहिर कर दिया तो हमारे जो तमाम एलिमेंट्स थे यहाँ पे शो हो रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं ये अपने ग्रिड के अंदर तमाम आइटम लेफ़्ट और टॉप पे शो होते हैं, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर की तरफ शो होते हैं। लेकिन हम इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि आइटम हमारा किस जगह शो होना चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली 2 प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती हैं। एक होती है जस्टिफाई आइटम, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अंदर आइटम्स को जस्टिफाई करने के लिए आती है, अलाइन करने के लिए आती है। और दूसरी होती है अलाइन आइटम्स, जो कि वर्टिकल एक्सेस के अंदर आइटम्स को अलाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। हम यहाँ पेरेंट एलिमेंट में जाते हैं, जस्टिफाई आइटम, इसको हमने कर दिया सेंटर, कंट्रोल एस किया तो अब देखें हॉरिजॉन्टली ये आइटम सेंटर में आ गया। पहले लेफ़्ट से लगे हुए थे, अब सेंटर में आ गया। इसी तरीके से अलाइन आइटम्स, उसको भी हमने कर दिया सेंटर, कंट्रोल एस किया तो अब देखें ये वर्टिकल भी सेंटर में आ गया। पहले टॉप से लगे हुए थे, अब ये अपने ग्रिड के अंदर सेंटर में आ गया। ये प्रॉपर्टीज़ फ्लेक्स बॉक्स से मिलती जुलती हैं, बस वहाँ पे जस्टिफाई आइटम्स के बजाय जस्टिफाई कंटेंट हुआ करता था मेन एक्सेस के अंदर अलाइनिंग करने के लिए, और यहाँ पे जस्टिफाई आइटम्स होता है। यहाँ पे वैसे जस्टिफाई कंटेंट भी होता है लेकिन उसका मकसद कुछ और होता है। उसका मकसद ये होता है कि ये जो पूरा ग्रिड है, इस पूरे ग्रिड को अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर किस पोजीशन पे रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कंटेंट वाली प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करते हैं। आइटम्स वाली प्रॉपर्टीज़ इसलिए इस्तेमाल होती हैं कि ग्रिड के सेल के अंदर ग्रिड का डेटा किस पोजीशन पे होगा, और कंटेंट वाली प्रॉपर्टीज़ इसलिए इस्तेमाल होती हैं कि ग्रिड के तमाम आइटम्स अपने ग्रिड के अंदर पेरेंट के अंदर किस जगह पे होंगे। तो हम इनको भी इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा जस्टिफाई कंटेंट को भी आप कर दो सेंटर, कंट्रोल एस किया तो अब देखें हॉरिजॉन्टली तमाम ग्रिड सेंटर में आ गया। हम इसको वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अलाइन कंटेंट। इसको भी हमने सेंटर कर दिया, कंट्रोल एस किया तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो पेरेंट एलिमेंट है कंटेनर, जो ग्रिड है वो उतना ही हाइट ले रहा है जितनी उसको ज़रूरत है, लिहाजा इसके अंदर सेंटर होना ठीक से ज़ाहिर नहीं हुआ। कंटेनर को हाइट देने के लिए हाइट हम इसकी कर देते हैं 90 VH, व्यू पोर्ट का 90% ही ले लेगा। तो यहाँ पे देखें अब इसकी हाइट बढ़ गई, तो ये जो अलाइन कंटेंट किया था उसके ज़रिए से ये पूरा ग्रिड का डेटा सेंटर में आ गया। जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल होती हैं इस मकसद के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जस्टिफाई आइटम और अलाइन आइटम्स इस्तेमाल होता है, लिहाजा फ़िलहाल हम इसको हटा देते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो ताकि। कंट्रोल एस किया, हमारे पास अपनी पुरानी पोजीशन में मौजूद है। जस्टिफाई आइटम्स और अलाइन आइटम्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना। हमने इसको भी स्ट्रेच कर दिया, कंट्रोल एस किया तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। और जो सेंटर में थे वो उससे तो हट गए, लेकिन वो स्ट्रेच तो ना हुए। उसकी वजह यह है कि हमने इन आइटम्स को अपनी तरफ से विड्थ और हाइट दी हुई है। अगर हम यहाँ पे आएँ और इसकी विड्थ को डिलीट कर दें और कंट्रोल एस करें तो उसके बाद क्या हुआ, अब देखें ये हॉरिजॉन्टली तो स्ट्रेच हो ही गए, लेकिन वर्टिकल स्ट्रेच नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमने इसको हाइट भी दी हुई है। तो हम दोबारा जाते हैं, इसकी हम हाइट भी रिमूव कर देते हैं। तो अभी इस कंट्रोल एस किया तो अभी देखिए वर्टिकल भी स्ट्रेच होके पूरे सेल में फैल गए। हम पिक्सल के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू देने के बजाय इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं। हम कहते हैं कि भाई जो पहला कॉलम होगा 70% ले लेगा और जो दूसरा कॉलम होगा
और 30% लेगा। कंट्रोल एस किया तो देखें पहला कॉलम 70% ले रहा है और जो दूसरा कॉलम है वो 30% ले रहा है। अब अगर हम इसमें एक और कॉलम का इजाफा कर दें और हम कहते हैं कि भाई वो 100 पिक्सल लेगा, कंट्रोल एस किया तो अब देखें तीसरा कॉलम बाहर निकल गया। ये यहाँ पे हमारा पेरेंट ख़त्म हो गया और तीसरा कॉलम है वो उससे बाहर चला गया। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि परसेंटेज का मतलब ये होता है कि पेरेंट एलिमेंट की जो भी साइज़ है उसमें से परसेंट लेगा। तो 30 और 70 100% तो इन दोनों कॉलम्स ने ही ले लिया, लिहाजा 100 पिक्सल की जो वैल्यू थी वो उससे बाहर चली गई। तो जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इशू आता है। तो इसे मौके पे हमारे पास दूसरा यूनिट होता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं और वो कहलाता है एफ़ आर का मतलब है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहते हैं हिस्से को, ठीक है। यानी 100 पिक्सल इस कॉलम को दे दो और उसके बाद जितना भी स्पेस बचे उसमें से 30 हिस्से इसको दे दो और 70 हिस्से इसको दे दो। तो अब वो पूरे पेरेंट के विड्थ से परसेंटेज नहीं लेगा बल्कि खाली स्पेस, फ्री स्पेस से फ्रैक्शंस लिया करेगा। इसको हमने कंट्रोल एस किया तो अब देखें हमारा इशू रिजॉल्व हो गया। सी को 100 पिक्सल मिल गया और जो बकिया स्पेस था उसमें से 70% इसको मिल गया और 30% इसको मिल गया। टोटल पेरेंट में से इन्होंने 30 और 70 की तकसीम नहीं की, ठीक है। तीसरे कॉलम को हम दोबारा हटा देते हैं और इसके साइज़ को भी हम दोबारा 100 पिक्सल कर देते हैं। अच्छा, हम बार बार एक ही वैल्यू लिख रहे हैं। अगर हमें इसका साइज़ तब्दील करना होगा तो कभी हमें 110 पिक्सल चाहिए तो हमें बार बार आके तीनों जगह पे इसको तब्दील करना पड़ेगा। तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए हमारे पास रिपीट का फंक्शन मौजूद होता है। रिपीट करो कितनी मरतबा? 3 मरतबा। क्या रिपीट करो? 100 पिक्सल। तो 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल, उसका भी यही मतलब है जो रिपीट 3 100 पिक्सल का है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी रिपीट का फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। रिपीट करो 2 मरतबा 100 पिक्सल को, कंट्रोल एस किया, हमारे पास सेम रिज़ल्ट है। ये हमारा लेआउट है, इसमें ग्रिड का हमें ओवरले नज़र आ रहा है। इस ओवरले का कलर हम यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। यहाँ से आके हम इसको जो मर्ज़ी चाहे कलर दे सकते हैं। हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ कॉलम की विड्थ को एब्सोल्यूट देने के बजाय एफ आर में दे देते हैं। पहला कॉलम 30 एफ आर और दूसरा कॉलम 70 एफ आर, कंट्रोल एस किया। उसके बाद हम यहाँ रोज़ में आते हैं। हम चाहते हैं कि पहली रो जो है वो 100 पिक्सल ले, लेकिन जो बीच वाली रो है, पहली रो के अंदर हेडर है, बीच वाली रो के अंदर हमारा कंटेंट और नेविगेशन बार है, हम चाहते हैं, और आखिरी रो के अंदर फुटर है। तो जो कंटेंट वाली रो है हम चाहते हैं कि वो इस पूरे स्पेस को कवर कर ले। तो उसको हम किस तरह करेंगे? तो हम पहली रो 100 पिक्सल दे दी, दूसरी रो को हम देते हैं ऑटो। वो ऑटोमेटिकली तमाम स्पेस को एलोकेट कर लेगा। उसके बाद हम तीसरी रो में आते हैं, उसको हम दे देते हैं 100 पिक्सल, कंट्रोल एस किया। तब देखें पहली रो 100 पिक्सल, आखिरी रो 100 पिक्सल, लेकिन बीच वाली रो ने तमाम स्पेस एलोकेट कर लिया। अगर हम इसका साइज़ छोटा करें तो इसका साइज़ भी छोटा होता रहेगा। हेडर और फुटर अपनी जगह बरकरार है, लेकिन जो ऑटो वाली रो थी उसका साइज़ इसके हिसाब से मेंटेन हो रहा है। अभी हमारे पास तमाम आइटम्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, रोज़ के बीच में कोई गैप नहीं है, दोनों कॉलम्स के बीच में कोई गैप नहीं है। हम इसको अपनी तरफ से गैप दे सकते हैं। उसके लिए दो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती हैं। एक होती है रो गैप, उसके ज़रिए हम दो रोज़ के दरमियान गैप दे सकते हैं। दूसरी होती है कॉलम गैप, उसके ज़रिए हम दो कॉलम्स के दरमियान गैप दे सकते हैं। और तीसरी इन्हीं का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है जो गैप होती है, इसके ज़रिए हम रो और कॉलम दोनों के दरमियान गैप दे सकते हैं। रो गैप की प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करते हैं। रो गैप 10 पिक्सल दे दो, कंट्रोल एस किया। तब देखें हर दो रो के दरमियान 10 पिक्सल का गैप आ रहा है। ये भी एक रो है, यहाँ पे अगरचे कुछ आइटम्स को हमने प्लेस नहीं किया हुआ, लिहाजा इसके और ऊपर वाली रो के दरमियान भी 10 पिक्सल का स्पेस आ रहा है। हम ओवरले को बंद करके देखते हैं तो ये सामने वाज़ेह नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम कॉलम गैप दे सकते हैं। कॉलम गैप 10 पिक्सल दे दिया।
कंट्रोल एस किया तो अब हर 2 कॉलम के दरमियान में 10 पिक्सल का स्पेस आ रहा है। इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है गैप के नाम से। पहले हम रो का गैप देते हैं, हमने रो में 10 पिक्सल दे दिया और फिर हमने 20 पिक्सल कॉलम में दे दिया। कंट्रोल एस किया तो अब रोज़ के दरमियान 10 पिक्सल का गैप है और कॉलम के दरमियान 20 पिक्सल का गैप है, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि भाई रो के दरमियान भी 10 पिक्सल हो, कॉलम के दरमियान भी 10 पिक्सल हो, तो दोनों जगह यकसा वैल्यूज़ हो, तो हम एक ही सिंगल वैल्यू पास कर सकते हैं, वो दोनों जगह अप्लाई हो जाएगी। ग्रिड के अंदर आइटम को प्लेस करने के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है ग्रिड रो, उसके ज़रिए हम बताते हैं कि इस आइटम की रो कहाँ से कहाँ तक होगी। उसके बाद होती है ग्रिड कॉलम, उसके ज़रिए हम बताते हैं ये आइटम किस कॉलम से शुरू होकर किस कॉलम के एंड तक रहेगा। और तीसरी होती है ग्रिड एरिया, जो कि इन दोनों की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी पेरेंट ग्रिड के ऊपर अप्लाई नहीं होती, बल्कि उसके जो आइटम्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होती है। तो उसे अप्लाई करने के लिए हम मार्कअप में चलते हैं और अपने इसको एक एक्स्ट्रा क्लास दे देते हैं बॉक्स ए के नाम से। उसके बाद हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं बॉक्स ए। हमने कहा ग्रिड रो इसको दे दो आप 2, यानी जो बॉक्स ए होगा उसकी रो हो जाएगी 2। कंट्रोल एस किया तो अब देखें ए हमारा रो 2 में आ गया और उसके नतीजे में ये जो जगह खाली हुई वो नीचे से बकिया सब डेटा ऊपर की तरफ चला गया। इसी तरह हमारे पास होती है ग्रिड कॉलम। हमने कहा ग्रिड कॉलम भी इसका 2 कर दो, बॉक्स ए रो 2 में कॉलम 2 में आएगा। कंट्रोल एस किया तो बॉक्स ए रो 2 और कॉलम 2 के अंदर आ गया। हम चाहते हैं कि एक आइटम जो है वो एक से ज़्यादा कॉलम को घेर ले, तो वो भी हम कर सकते हैं। हम ग्रिड रो को हटा देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं तो अब इसका कॉलम 2 आ रहा है, लिहाजा कॉलम 1 को छोड़ के ये कॉलम 2 की तरफ आ गया और बकिया सब उसके नीचे अलर्ट हो गए। हम चाहते हैं कि ए का जो आइटम है वो यहाँ से शुरू हो और यहाँ एंड तक जाए, तो ये भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम लाइन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ आते हैं, शो लाइन नंबर्स कर देते हैं, ठीक है। ग्रिड ओवरले पे हमने क्लिक किया, अब लाइन नंबर्स हमारे पास शो हो रहे हैं। ये लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है और लाइन नंबर 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ आके कहते हैं ग्रिड कॉलम लाइन नंबर 1 से आप शुरू करो और कहाँ तक जाओ, लाइन नंबर 3 तक जाओ। कंट्रोल एस किया तो अभी इसने पूरे को घेर लिया, ठीक है। लाइन नंबर 1 ये था, लाइन नंबर 2 ये था और लाइन नंबर 3 ये था। तो इसने लाइन नंबर 1 से शुरू किया और लाइन नंबर 3 तक पूरे जगह को अपने ही अहाते में ले लिया। हम एक बार फिर ग्रिड ओवरले को ज़ाहिर करते हैं। 1 2 3 एक गिनती लेफ़्ट से चल रही है, 1 2 3, और अगर सबसे नीचे आके आप देखें एक गिनती राइट से चल रही है, -1 -2 और -3, ठीक है। यहाँ पे 2 गिनतियाँ चल रही हैं। तो हमने कहा लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 3 तक घेर लो, ये भी ठीक है, लेकिन हम यूँ भी कर सकते हैं कि लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर -1 तक घेर लो। -1 क्या है, वो यही वाली लाइन है। तो हम यहाँ आके कह सकते हैं लाइन नंबर 1 से -1 तक घेर लो। कंट्रोल एस किया तो अब भी रिज़ल्ट सेम है हमारे पास। इसी तरह हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि लाइन नंबर 1 से आप स्टार्ट करो और उसके बाद स्पेन करो, घेर लो कितने कॉलम्स को, 2 कॉलम्स को। कंट्रोल एस किया तो अब भी हमारे पास सेम रिज़ल्ट है। हम एक आइटम को एक से ज़्यादा रोज़ भी अलॉट कर सकते हैं। उसके लिए पहला काम तो हम ये करते हैं कि जो ऑटो हमने किया हुआ है इसको 100 पिक्सल ही कर देते हैं ताकि ये बराबर स्पेस घेरे। अब हम ये चाहते हैं कि जो बीच वाली लाइन है वो 2 रोज़ को घेर ले, ठीक है। तो हम यहाँ गए बी में, इसको हमने क्लास दे दी बॉक्स बी, और उसके बाद हम आते हैं बॉक्स बी। हमने कहा कि ग्रिड रो लाइन नंबर कौन सी से शुरू करें, लाइन नंबर 2 से शुरू करें और लाइन नंबर 2 3 4 लाइन नंबर 4 तक जाना है, ठीक है। ग्रिड रो लाइन नंबर 2 से शुरू करो और लाइन नंबर 4 तक जाओ। कंट्रोल एस किया तो इसने देखें दोनों रोज़ को घेर लिया। इसी तरह हम चाहते हैं कि सी का कॉलम भी लाइन नंबर 2 से शुरू करे और 2 रोज़ को घेर ले, ठीक है।
तो हम सी को भी आगे की स्टाइल दे देते हैं, सी को एक अलग क्लास दे देते हैं बॉक्स सी के नाम से, इसको भी दे देते हैं अभी से बॉक्स डी के नाम से। उसके बाद हमने कहा कि बॉक्स सी जो है वो शुरू करे, कहाँ से शुरू करे, लाइन नंबर 2 से शुरू करे, ठीक है। ग्रिड रो लाइन नंबर 2 से शुरू करे और घेर ले 2 रोज को, कंट्रोल एस किया तो ये इसने 2 रोज को घेर लिया और इसके नतीजे में जो आगे वाला डेटा था वो नीचे चला गया। अब हम चाहते हैं कि जो डी फुटर है ये दोनों कॉलम्स को घेर लें, तो हम डी में भी आके स्टाइल अप्लाई कर देते हैं बॉक्स डी। ग्रिड कॉलम नंबर 1 से शुरू करो और उसके बाद आप घेर लो -1 तक, एंड तक, ठीक है। ग्रिड कॉलम और ग्रिड रो की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ग्रिड एरिया कहलाती है। हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, अगरचे उसका सिंटेक्स कुछ अजीब सा है। उसके अंदर हमें 4 वैल्यूज़ देनी होती है। एक होती है स्टार्ट की वैल्यू, उसके बाद हमें देनी होती है एंड की वैल्यू। स्टार्ट के अंदर हमें 2 वैल्यू बतानी होती है, पहली ये कि रो कहाँ से शुरू होगी और दूसरी ये कि कॉलम कहाँ से शुरू होगा। एंड में हमें बतानी होती हैं 2 वैल्यू, पहली ये कि रो कहाँ ख़त्म होगी और दूसरा ये कि कॉलम कहाँ ख़त्म होगा। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रिड एरिया। इसमें हम बताते हैं कि भाई रो कहाँ से शुरू होगी, रो 1 नंबर से शुरू होगी, ठीक है। कॉलम कहाँ से शुरू होगा, कॉलम भी 1 नंबर से शुरू होगा। उसके बाद रो कहाँ तक जाएगी, रो जाएगी लाइन नंबर 3 तक, तो हमने 3 लिख दिया। और कॉलम कहाँ तक जाएगा, हमने कहा कि भाई कॉलम जाएगा लाइन नंबर 3 तक, कॉलम भी लाइन नंबर 3 तक जाएगा, ये हमने लिख दिया। कंट्रोल एस किया, अब देखें कि लाइन नंबर 1 से शुरू हुआ, लाइन नंबर 3 तक गई रो, और कॉलम भी लाइन नंबर 1 से शुरू हुआ और लाइन नंबर तक चला गया। तो ये कुछ अजीब सा सिंटेक्स है, इसको इस्तेमाल करने से बेहतर ये है कि आप ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम की प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा आसानी से समझ आने वाली है। ग्रिड के अंदर आइटम को प्लेस करने का एक तरीका तो वही होता है कि हम ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम्स की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे पास एक तरीका और होता है, वही होता है कि हम कंटेनर में आके ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ के नाम डिफ़ाइन करें, फिर ग्रिड के आइटम्स के अंदर जाके हम उन नामों का इस्तेमाल कर लें। तो उसके लिए हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ जो कि कंटेनर के अंदर इस्तेमाल होती है, दूसरी होती है ग्रिड एरिया जो कि उस आइटम के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसे समझने के लिए हम चलते हैं ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़। हमने यहाँ पे डबल कोट लिखा, डबल कोट के अंदर पहली रो के हम कॉलम्स का नाम डिफ़ाइन करेंगे। पहली रो के अंदर पहला कॉलम जो है हेडर होगा और जो दूसरा कॉलम है वो भी हेडर होगा, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं अगली रो में, यहाँ पे भी हमने दूसरी डबल कोट ओपन कर लिए। दूसरी रो में क्या होगा, दूसरी रो में हम चाहते हैं कि एक नेव बार हो और उसके बाद एक मेन का एरिया हो, हमने लिख दिया नेव बार और उसके बाद मेन। और उसके बाद हम तीसरी रो में चलते हैं, डबल कोट हमने यहाँ लिख दिया और तीसरी रो में हम चाहते हैं कि एक फुटर हो जो कि अगले कॉलम तक चला जाए, तो ये भी फुटर है और ये भी फुटर है, हमने लिखा फुटर और फुटर, ठीक है। अच्छा, इनको 3 लाइनों में हमें नीचे करने की कोई ज़रूरत इजाफी नहीं थी, हमने सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए इनको किया। आप इन्हें साथ साथ भी रख सकते थे, लेकिन ये फॉर्मेट सही से होंगे तो समझने में आसानी रहेगी। कंट्रोल एस किया, अभी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम चलते हैं बॉक्स ए के अंदर और इसको ग्रिड एरिया देते हैं। ग्रिड एरिया में हम क्या वैल्यू देंगे, जो वैल्यू हम ऊपर लिख कर आए थे हम वही वैल्यू देंगे। हमने इसको हेडर दे दिया, इसको यहाँ डबल कोट में नहीं देंगे वरना ये काम नहीं करेगा। कंट्रोल एस किया और यहाँ से ग्रिड ओवरले हमारा शो हो रहा है, यहाँ से हमने लाइन नंबर को हाइड किया और यहाँ से हम ये करते हैं शो एरिया नेम्स पे क्लिक करते हैं। तो अब देखें इसके ऊपर हेडर लिखा हुआ आ रहा है और जो उसके नीचे वाले थे उनके ऊपर बितरतीब नेव बार, मेन और फुटर लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, फुटर ने इस दोनों कॉलम्स को नहीं घेरा क्योंकि हमने इसको अलहदा से जाके बताया नहीं है। तो हमारा फुटर क्या है, डी है, तो हम यहाँ पे बॉक्स डी पे आते हैं और इसको कह देते हैं ग्रिड एरिया क्या है आपका, ग्रिड एरिया है फुटर। कंट्रोल एस किया तो इसने इन तमाम को घेर लिया, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं, वैसे ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई ये वाला जो कॉलम है खाली आए और डी यहाँ से शुरू हो, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे
फुटर हमने दोनों कॉलम दिए थे, हम पहला कॉलम खाली चाहते हैं तो खाली कॉलम के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। हमने डॉट लिखा यानी एक कॉलम खाली हो और उसके बाद अगले कॉलम में फुटर हो। कंट्रोल एस किया तब देखें डी यहाँ से शुरू हो रहा है और पहला कॉलम खाली है। तो ये ग्रिड लेआउट है, ये बहुत पावरफुल लेआउट है फ्लेक्स की तरह। और बहुत सी जगहों पे हमें ग्रिड के अंदर चीज़ों को शो करना हो तो वहाँ पे हम ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं।